हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है आपका, आइबुप्रोफेन बिलोंग्स टू व्हिच शेड्यूल एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। आपको यहां पर बताना है कि जो आइबुप्रोफेन ड्रग होती है आपकी, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार किस शेड्यूल से बिलोंग करती है। पहला ऑप्शन आपका शेड्यूल जी, दूसरा ऑप्शन है शेड्यूल एच, तीसरा ऑप्शन है शेड्यूल एक्स और चौथा ऑप्शन है शेड्यूल डब्ल्यू। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहां पर बी, जो कि शेड्यूल एच। जो आइबुप्रोफेन होती है ये शेड्यूल एच से बिलोंग करती है। और शेड्यूल एच में क्या होता है? लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। दैट मींस ऐसी ड्रग जिनको आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेच नहीं सकते। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जिन पे वार्निंग लिखी होती है, टू बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। तो चलिए यहां पर हमने बात कर लिया जूरिस्प्रूडेंस के लैंग्वेज में कि आइबुप्रोफेन शेड्यूल एच क्लास की ड्रग है। अगर हम इसको फार्माकोलॉजी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात करें कि आइबुप्रोफेन किस क्लास की ड्रग है, तो ये हो जाएगी हमारी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी क्लास की ड्रग, दैट मींस एनएसएड क्लास की ड्रग। और उसमें भी ये एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होती है। ठीक है, आइबुप्रोफेन, फ्लर्बिप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, ये सारी हमारी एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होती हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं अपने दूसरे ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है आपका शेड्यूल जी। तो शेड्यूल जी के अंतर्गत वो सभी ड्रग्स आती हैं जिनको हमें विदाउट एनी मेडिकल सुपरविजन इनटेक नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो हमारे लिए डेंजरस हो सकती हैं। इसके एग्जांपल के बारे में अगर बात करें हम, तो इसका एग्जांपल है इंसुलिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, डॉक्सोरिबोसिन। तो ये सारी होती है हमारी शेड्यूल जी की ड्रग। अगर हम बात करें अपने तीसरे ऑप्शन शेड्यूल एक्स के बारे में, तो शेड्यूल एक्स के अंतर्गत वो सभी नार्कोटिक क्लास की ड्रग्स आती हैं जिनके ऊपर शेड्यूल एच की भी वार्निंग होती है। और इसीलिए जितनी भी हमारी नार्कोटिक क्लास की ड्रग होती हैं, इस शेड्यूल के अंतर्गत आने वाली सभी ड्रग्स के ऊपर NRX लिखा होता है। और जितनी भी ड्रग होंगी हमारी, उनके ऊपर केवल RX लिखा होता है। और अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत वो सारी ड्रग्स आती हैं जो नार्कोसिस कॉज करती हैं, जैसे कि फिनोबार्बिटोन, एम्फेटामिन इट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी शेड्यूल एक्स के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं अपने चौथे ऑप्शन के बारे में, जो कि शेड्यूल डब्ल्यू। तो इसके अंतर्गत उन सभी ड्रग्स की लिस्ट आती है जिनका इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, लेबलिंग एंड पैकेजिंग एक स्पेशल प्रोविजन के अंतर्गत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव इन सिरप डोजेस फॉर्म इज। आपको यहां पर बताना है कि मोस्टली हम किस प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं इन द केस ऑफ सिरप डोजेस फॉर्म। पहला ऑप्शन आपका प्रोपाइल पैराबेन एंड मेथाइल पैराबेन, दूसरा ऑप्शन है फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, तीसरा ऑप्शन है बेंजलकोनियम क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है थायोमर्सल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि प्रोपाइल पैराबेन एंड मेथाइल पैराबेन। इस प्रिजर्वेटिव को हम मोस्टली यूज करते हैं इन द केस ऑफ सिरप डोजेस फॉर्म। ओके, और जो दूसरा ऑप्शन है हमारा फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट और तीसरा ऑप्शन है बेंजलकोनियम क्लोराइड, इन दोनों प्रिजर्वेटिव एजेंट को हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ आई ड्रॉप। लेकिन मोस्टली बेंजलकोनियम क्लोराइड को हम आई ड्रॉप के केस में यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, और जो चौथा ऑप्शन है आपका थायोमर्सल, ये एक मरकरी कंपाउंड होता है जिसको कि हम कभी कभी यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव की तरह इन द केस ऑफ वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको यहां पर बताना है जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इसका मेन एप्लीकेशन क्या है। पहला ऑप्शन है आपका फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, दूसरा ऑप्शन है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, तीसरा ऑप्शन है मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन और चौथा ऑप्शन है स्ट्रक्चर इस्टेब्लिशमेंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है स्ट्रक्चर इस्टेब्लिशमेंट, या ये कह सकते हैं इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जो दूसरे ऑप्शन है हमारे, जैसे पहला ऑप्शन है फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, तो इसके लिए होती है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और दूसरा ऑप्शन है हमारा मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, तो इसके लिए हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच एक्शन इज एसोसिएटेड विद कप्पा टाइप ऑफ ओपोइड रिसेप्टर। आपको यहां पर बताना है जो हमारा कप्पा टाइप ऑफ ओपोइड रिसेप्टर होता है वो कौन सी एक्शन से यहां पर संबंधित है। देखिए तीन तरह के हमारे ओपोइड रिसेप्टर होते हैं, म्यू, डेल्टा एंड कप्पा रिसेप्टर। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि कप्पा रिसेप्टर किस एक्शन से एसोसिएट है। पहला ऑप्शन आपका हार्मोनल रेगुलेशन, दूसरा ऑप्शन है रेड्यूस्ड GIT मोटेलिटी, तीसरा ऑप्शन है यूफोरिया और चौथा ऑप्शन है डायूरेसिस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहां पर डायूरेसिस। और जो हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन है रेड्यूस्ड GIT मोटेलिटी, दैट मींस कॉन्स्टिपेशन, और तीसरा ऑप्शन है यूफोरिया, ये दोनों एक्शन रिलेटेड हैं टू द म्यू रिसेप्टर। और जो तीसरा ओपोइड रिसेप्टर होता है हमारा डेल्टा रिसेप्टर, वो बिहेवियर चेंज जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का केस होता है वो एक्शन किस ओपोइड रिसेप्टर से एसोसिएट होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा म्यू रिसेप्टर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका स्पेसिफिक एंटीडोट ऑफ बेलाडोना पॉइजनिंग इज। आपको यहां पर बताना है कि बेलाडोना पॉइजनिंग के केस में आपका यहां पर स्पेसिफिक एंटीडोट कौन सा है। पहला ऑप्शन आपका नियोस्टिग्मिन, दूसरा ऑप्शन है फाइजोस्टिग्मिन, तीसरा ऑप्शन है पारिडोस्टिग्मिन और चौथा ऑप्शन है इड्रोफोनियम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि फाइजोस्टिग्मिन। देखिए यहां पर स्पेसिफिक एंटीडोट की बात की जा रही है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम अपने अदर ऑप्शंस के बारे में। तो पहला ऑप्शन है आपका नियोस्टिग्मिन और तीसरा ऑप्शन है पारिडोस्टिग्मिन। तो नियोस्टिग्मिन और पारिडोस्टिग्मिन को हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं इन द केस ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। और मोस्टली मिस्थेनिया ग्रेविस के केस में स्पेसिफिक ड्रग जो होती है हमारी वो है नियोस्टिग्मिन, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आपका इड्रोफोनियम। तो इड्रोफोनियम इसको हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ कोबरा बाइट। ये हम बात कर रहे थे इनके स्पेसिफिक यूज के बारे में, ठीक है। अदरवाइज ये सारी ड्रग हमारी एंटीकोलिन स्ट्रेज की रिवर्सिबल क्लास की ड्रग है। दैट मीन्स ये सारी ड्रग हमारी कोलिनोमाइमेटिक क्लास की ड्रग से बिलोंग करती हैं। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपके बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका गैलेक्टोरोइया में अकर विद लॉन्ग टर्म यूज ऑफ अ ड्रग। आपको यहां पर बताना है कि गैलेक्टोरोइया जो कि एक साइड इफेक्ट है वो किस ड्रग की लॉन्ग टर्म यूज से जनरेट होता है। पहला ऑप्शन आपका लिवोडोपा, दूसरा ऑप्शन है मेटोक्लोप्रामाइड, तीसरा ऑप्शन है डोमपेरिडोन और चौथा ऑप्शन है सेलेजिलिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है लिवोडोपा। लिवोडोपा की जब लॉन्ग टर्म थेरेपी चलती है तो वहां पर गैलेक्टोरोइया या लैक्टोरोइया जैसे डिसऑर्डर जनरेट होते हैं। तो आइए अब यहां पर थोड़ा सा जान लेते हैं गैलेक्टोरोइया के बारे में। तो गैलेक्टोरोइया इज अ कंडीशन इन विच सेक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट एंड इट इज अनएसोसिएटेड विद द चाइल्ड बर्थ, ठीक है। देखिए चाइल्ड बर्थ के केस में जब सेक्रीशन ऑफ मिल्क होता है तो वो तो नॉर्मल है, लेकिन इन द केस ऑफ गैलेक्टोरोइया ये अनएसोसिएटेड होता है विद द चाइल्ड बर्थ। और गैलेक्टोरोइया का मेन रीजन होता है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, ठीक है, जिसमें प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और ये डिपेंड करता है बहुत सारे हार्मोनल फैक्टर जैसे कि TSH वगैरह और कुछ ड्रग जो होती हैं जिनके साइड इफेक्ट से ये कंडीशन आ जाती है जिसमें प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है और गैलेक्टोरोइया जैसे डिसऑर्डर्स जनरेट होते हैं। इसमें कुछ ड्रग हैं आपकी जैसे लिवोडोपा हो गई, मेथाइल डोपा हो गई, कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हो गई, हमारी सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर क्लास की ड्रग हो गई, ये सारी गैलेक्टोरोइया को कॉज करती हैं। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने अदर ऑप्शंस के बारे में। तो दूसरा ऑप्शन है हमारा मेटोक्लोप्रामाइड। तो मेटोक्लोप्रामाइड हमारी डोपामिन एंटागोनिस्ट होती है। तीसरा ऑप्शन है हमारा डोमपेरिडोन, तो ये एंटी इमेटिक ड्रग होती है। और चौथा ऑप्शन है हमारा सेलेजिलिन। तो सेलेजिलिन हमारी माओ बी इनहिबिटर क्लास की ड्रग है जिसको कि हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ पार्किंसन ट्रीटमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आर। पहला ऑप्शन है आपका सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, दूसरा ऑप्शन है सेल सरफेस रिसेप्टर, तीसरा ऑप्शन है एंजाइमेटिक रिसेप्टर और चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन है आपका सेल सरफेस रिसेप्टर, ये है हमारा आयन चैनल रिसेप्टर। तीसरा ऑप्शन है आपका एंजाइमेटिक रिसेप्टर, तो इसका दूसरा नाम होता है काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर। और आपका चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के नाम से जाने जाते हैं। ये ऐसी इंट्रासेलुलर प्रोटीन होती हैं जब ये एगोनिस्ट ड्रग के साथ बाइंड करती हैं तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं और इंटरैक्ट करते हैं विद द DNA, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए न्यूक्लियर रिसेप्टर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इसको। व्हाई एट्रोपिन इज डिफर फ्रॉम स्कोपोलामिन व्हाइल बोथ आर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एट्रोपिन और स्कोपोलामिन ये दोनों एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हैं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से अलग होती हैं। उसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन आपका एट्रोपिन इज CNS डिप्रेसेंट व्हाइल स्कोपोलामिन इज स्टिमुलेंट। दूसरा ऑप्शन है वाइस वर्सा ऑफ ऑप्शन ए, दैट मींस ऑप्शन ए का अपोजिट। एट्रोपिन को यहां पर CNS डिप्रेसेंट कहा गया था, तो यहां पर हो जाएगा स्कोपोलामिन इज CNS डिप्रेसेंट व्हाइल एट्रोपिन इज CNS स्टिमुलेंट, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हमारा डोंट हैव एनी डिफरेंसेस और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहां पर साफ है सी और डी होना ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं ए और बी के बारे में। तो स्कोपोलामिन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है हायोसिन, और हायोसिन जो होती है ये CNS को डिप्रेस करती है, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, जो कि वाइस वर्सा ऑफ ऑप्शन ए। इसका मतलब एट्रोपिन जो है वो हमारी CNS स्टिमुलेंट है और स्कोपोलामिन या हायोसिन जो है हमारी ये CNS डिप्रेसेंट है। यहां पर अगर आप हायोसिन या स्कोपोलामिन के बारे में नहीं जानते हैं और आपको एट्रोपिन का एक्शन ऑन द CNS पता है तो आप ऑप्शन को गेस भी कर सकते हैं। इन दोनों ड्रग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों ड्रग जो हमारी एट्रोपिन और हायोसिन हैं ये दोनों ऑब्टेन की जाती हैं फ्रॉम द एट्रोपा बेलाडोना और इनके सारे एक्शन सिमिलर होते हैं, बस एक एक्शन को छोड़ के जो कि है CNS इफेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई फाइजोस्टिग्मिन इज डिफर फ्रॉम नियोस्टिग्मिन व्हाइल बोथ आर एंटीकोलिनिस्ट्रेज।
आपको यहाँ पर बताना है कि जो फाइजोस्टिग्मीन और नियोस्टिग्मीन है ये दोनों एंटीकोलिनेस्टेरेज क्लास से बिलोंग करती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? पहला ऑप्शन आपका फाइजोस्टिग्मीन इज नेचुरल एल्कलॉइड, दूसरा ऑप्शन है फाइजोस्टिग्मीन इज टर्सरी अमोनियम कंपाउंड, तीसरा ऑप्शन है इट कैन क्रॉस ट्रिपल बी और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो फाइजोस्टिग्मीन होती है हमारी ये नेचुरल एल्कलॉइड होती है, जबकि जो नियोस्टिग्मीन है ये सिंथेटिक एल्कलॉइड है। और जो फाइजोस्टिग्मीन होती है ये टर्सरी अमोनियम कंपाउंड है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती है, जबकि नियोस्टिग्मीन क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड ड्रग है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर लेती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कोबरा बाइट। आपको बताना है कि किस ड्रग को हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ कोबरा बाइट। पहला ऑप्शन आपका पिलोकार्पिन, दूसरा ऑप्शन है फाइजोस्टिग्मीन, तीसरा ऑप्शन है पाइरिडोस्टिग्मीन और चौथा ऑप्शन है इड्रोफोनियम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है इड्रोफोनियम। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने अदर ऑप्शंस के बारे में। पहला ऑप्शन है आपका पिलोकार्पिन। तो पिलोकार्पिन एक ऐसा एल्कलॉइड है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम पिलोकार्पस माइक्रोफिलस नामक प्लांट से और इसका यूज करते हैं इन द केस ऑफ ग्लूकोमा। ये आई ड्रॉप के रूप में यूज किया जाता है। अगला ऑप्शन है आपका फाइजोस्टिग्मीन और तीसरा ऑप्शन है पाइरिडोस्टिग्मीन। तो इन दोनों ऑप्शंस को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इनका यूज हम इन द केस ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर जो हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, वही एंटीबॉडी निकोटिनिक रिसेप्टर को डिजनरेट करने लगती हैं, डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। और जब निकोटिनिक रिसेप्टर की संख्या बहुत ही कम हो जाती है तो वहां पर स्केलेटल मसल डिसऑर्डर जनरेट होता है और इसको हम बोलते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस। अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डीपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। आपको यहां पर बताना है कि कौन सी ड्रग हमारी नॉन डीपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट क्लास की ड्रग है। पहला ऑप्शन आपका सक्सिनाइल कोलिन, दूसरा ऑप्शन है डेकामेथोनियम, तीसरा ऑप्शन है सक्सामेथोनियम और चौथा ऑप्शन है डी ट्यूबोक्यूरेरिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी ट्यूबोक्यूरेरिन। ये हमारी नॉन डीपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट क्लास की ड्रग है, जबकि जो ऊपर की तीन ऑप्शन है हमारे सक्सिनाइल कोलिन, डेकामेथोनियम और सक्सामेथोनियम, ये तीनों हमारे डीपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट या नॉन कॉम्पिटिटिव स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट क्लास की ड्रग है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका द एंटीबॉडीज कंट्रीब्यूट इन इम्यून रिस्पांस थ्रू साइटोलाइटिक एक्शन। आपको यहां पर बताना है कि कौन सी एंटीबॉडीज साइटोलाइटिक एक्शन के द्वारा अपना इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस करती हैं। पहला ऑप्शन है आपका इम्यूनोग्लोबिन जी एंड इम्यूनोग्लोबिन एम, दूसरा ऑप्शन है IgA एंड IgE, तीसरा ऑप्शन है IgA एंड IgM और चौथा ऑप्शन है IgG एंड IgD। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है इम्यूनोग्लोबिन जी एंड इम्यूनोग्लोबिन एम। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट ओरिजिन इज। आपको यहां पर बताना है ऐसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम को जो कि प्लांट ओरिजिन का हो। पहला ऑप्शन आपका पेप्सिन, दूसरा ऑप्शन है डायस्टेज, तीसरा ऑप्शन है रेनिन और चौथा ऑप्शन है पेपाइन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है पेपाइन। पेपाइन जो होता है ये कैरिका पपाया नामक प्लांट से प्राप्त किया जाता है और ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है आपका विच ड्रग इज नॉट एन एंटी मेटाबोलाइट। आपको यहां पर बताना है कि कौन सी ड्रग आपकी एंटी मेटाबोलाइट क्लास की ड्रग नहीं है। पहला ऑप्शन आपका मेथोट्रेक्सेट, दूसरा ऑप्शन है थायोगानिन, तीसरा ऑप्शन है प्रोकार्बाजिन और चौथा ऑप्शन है सेटेराबिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है प्रोकार्बाजिन। प्रोकार्बाजिन हमारी एल्काइलेटिंग एजेंट है। ठीक है, ये सारी हमारी एंटी कैंसरस क्लास की ड्रग है, जिनमें से प्रोकार्बाजिन एल्काइलेटिंग एजेंट है और बाकी के जो तीन ऑप्शन है हमारे मेथोट्रेक्सेट, थायोगानिन और सेटेराबिन, ये हमारी एंटी मेटाबोलाइट क्लास की ड्रग है। ठीक है, देखिए एंटी मेटाबोलाइट क्लास में तीन सब कैटेगरी है। पहली है फोलेट एंटागोनिस्ट, जिसका एग्जांपल है मेथोट्रेक्सेट, दूसरी है हमारी प्यूरिन एंटागोनिस्ट, जिसका एग्जांपल है थायोगानिन, और तीसरी है पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट, जिसके एग्जांपल्स हैं हमारे 5-फ्लोरोयूरेसिल्स, कैपिसिटाबिन एंड साइटेराबिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। आपको यहां पर बताना है कि कौन सी प्रॉब्लम हमारी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम जो एट अ टाइम ऑफ प्रोसेस जनरेट नहीं होती हैं वो कौन सी है। पहला ऑप्शन आपका रफनेस, दूसरा ऑप्शन है स्टिकिंग एंड पिकिंग, तीसरा ऑप्शन है कैपिंग एंड लेमिनेशन, चौथा ऑप्शन है डबल इंप्रेशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है रफनेस। देखिए रफनेस को छोड़ दीजिए, बाकी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी स्टिकिंग, पिकिंग, कैपिंग एंड लेमिनेशन, डबल इंप्रेशन, ये सारी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम है जो कि एट द टाइम ऑफ टेबलेट फॉर्मुलेशन जनरेट होती हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा फिनोबार्बिटोन इज आपको बताना है कि फिनोबार्बिटोन क्या है। पहला ऑप्शन है आपका शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट, दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट, तीसरा ऑप्शन है इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिचुरेट और चौथा ऑप्शन है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट। जो फिनोबार्बिटोन होती है उसका एक्शन 8 घंटे या 8 घंटे से भी ज्यादा होता है, इसलिए ये लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट होती है। ठीक है, अगर हम बात करें अपने पहले ऑप्शन शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट की, तो इसके एग्जांपल्स हैं सीकोबार्बिटोन एंड हेक्सोबार्बिटोन। ठीक है, अगर बात करें इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिचुरेट की, तो इसका एग्जांपल है हमारा ब्यूटोबार्बिटोन। ठीक है, अगर हम बात करें अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट की, तो इसके एग्जांपल है थायोपेंटोन एंड मेथोहेक्सीटोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका द ड्रग यूज्ड इन मिस्थेनिया ग्रेविस इज। दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने कई बार एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन किया है, तो इस क्वेश्चन को आप अपने हाथ ही सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज मेनली। आपको यहां पर बताना है जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन क्या होता है। पहला ऑप्शन आपका एडजॉर्प्शन, दूसरा ऑप्शन है फ्रैक्सिनेशन, तीसरा ऑप्शन है पार्टीशन और चौथा ऑप्शन है सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है पार्टीशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इन एन आइडियल सस्पेंशन द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज। आपको बताना है कि आइडियल सस्पेंशन में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका लेस देन 1, दूसरा ऑप्शन है इक्वल टू 1, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 0 to 1। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है इक्वल टू 1। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका द ड्रग एक्ट्स डायरेक्टली टू अल्टर फंगल सेल मेम्ब्रेन परमिबिलिटी इज। आपको बताना है कि ऐसी ड्रग कौन सी है जो फंगल सेल मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को डायरेक्टली अल्टर करती है और अपना एंटी फंगल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। पहला ऑप्शन आपका एम्पिसिलिन, दूसरा ऑप्शन है पॉलीमिक्सिन, तीसरा ऑप्शन है एम्फोटेरिसिन और चौथा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो दोस्तों ये है आपका होमवर्क, आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहां पर उसे डिस्कस कर सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर एक प्रॉब्लम को, हर एक डाउट को हम क्लियर कर सकें।